आज हमने लास्ट लेक्चर में हमने म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन जो है वो फिनोमिना पढ़े थे। तो आज के लेक्चर में हमने इंडक्टेंस के बारे में जानना है कि ये क्या होता है। इससे पहले आपने सेल्फ इंडक्शन का एक फिनोमिना पढ़ा था, सबको याद है? जी सर। अच्छा, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, कोई बताएगा? Yes, sir. जी बताएं, बताएं। Increasing current in a coil. सिंगल कॉइल होती है सर। सिंगल कॉयल होती है, फिर हम जी क्या सर। करते हैं उसमें? एक सिंगल कॉयल है, आपने इसके साथ एक रियोस्टेट लगाया था और हमने क्या किया था, इसके साथ एक डीसी सोर्स लगाई थी। ये सामने सर्किट आप देख पा रहे हैं जो मैं बना रहा हूँ। यस सर। इसमें फिर हमने क्या किया था, इसमें हमने रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को वेरी किया था, बढ़ाया था या कम किया था। तो इसके रिज़ल्ट के तौर पे क्या हुआ था, करंट यानी कन्वेंशनल करंट, अगर मैं उसकी डायरेक्शन ये वाली बनाऊँ तो इसकी वैल्यू मुसलसल चेंज हो रही थी। और इस करंट की वजह से पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड थी, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से फाइंड की जा सकती है। अगर आप इस सोलिनॉइड को अपने राइट हैंड से ग्रिप करें इस तरह से कि आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में करें, जैसे आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, तो आप नोट करेंगे कि आपका थंब राइट साइड पे जा रहा है। इसका मतलब है नॉर्थ पोल राइट साइड की तरफ बन रहा है और साउथ पोल लेफ्ट वर्ड बन रहा है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। ऐसा ही होता है ना? और अगर देखा जाए, ये जो सोलिनाइड था ये बार मैग्नेट की तरह काम करना शुरू हो जाता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के अंदर से साउथ टू नॉर्थ जाती हैं और बार मैग्नेट के बाहर से नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। फिर हमने कहा था जी, चूंकि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने की वजह से करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और करंट की वैल्यू चेंज होने की वजह से ये जो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, हम इस फॉर्मूला के मुताबिक कह सकते यस हैं सर। कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता जाएगा। अब वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस सप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा। ये वाला जो सप्लाइड ईएमएफ है इसको अपोज करेगा। अब चूंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ सप्लाइड ईएमएफ को अपोज कर रहा है, इसलिए हम इसे बैक ईएमएफ कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम भी है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों कह रहे थे? क्योंकि ये इसके अपने अंदर ही पैदा हुई है। जी, आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं? ये बेसिकली हमने सिर्फ रिवीजन की है, इसमें कोई नई बात नहीं की। यस। तो बच्चों ये वही सारी स्टोरी है जो मैं पहले बता चुका हूँ। फिर आपने एक फार्मूला बनाया था, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में, सेल्फ इंडक्शन में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। और फिर हमने फाइनल फैराडेज लॉ को यूज़ करके ये वाला एक फार्मूला बनाया था, सबको याद आ रहा है? जिसमें हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। और इसमें जो कैपिटल एल है ये सेल्फ इंडक्टेंस को जाहिर करता है। ये असल में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसे ही इंडक्टेंस बोलते हैं। और ये जो सिंगल कॉइल है जिसके अंदर हमने एक बैक ईएमएफ पैदा की थी, अब चूंकि सिंगल कॉइल के अंदर इंडक्शन का फिनोमिना हो सकता है, दैट्स वाई दिस सिंगल कॉइल कैन बी कॉल्ड इंडक्टर। इसी सिंगल कॉइल को हम इंडक्टर बोलते हैं, जो आपका आज का टॉपिक है। ठीक है, सिंगल कॉइल
जिसके अंदर हम इंडक्शन फिनोमिना कर सकते हैं, जिसके अंदर हम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, इसको इंडक्टर बोलते हैं। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला क्या है और वो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। जी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। अच्छा, अब एक छोटी सी बात ये है कि अगर हम इंडक्टर यानी सिंगल कॉइल, ये है सिंगल कॉइल, अगर तो इसके अंदर खाली जगह है, खाली स्पेस है, वैक्यूम है, तो करंट की वजह से जो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम नाम दे देंगे बी नॉट। ये जो सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसको अभी अभी मैंने हाईलाइट किया है। लेकिन अगर हम इसके अंदर कोर के तौर पे एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, जैसे आपको एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 17 में याद होगा, आपने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़े थे तीन तरह के, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो उसमें हमने देखा था कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होती है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एनहांस करता है। तो फ़र्ज़ कर लें आप इंडक्टर के अंदर कोर के तौर पे इस तरह का एक मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं, तो फिर उस इंडक्टर के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बी नॉट के मुकाबले में कुछ टाइम्स हो जाएगी। जितने टाइम्स हो जाएगी उसे हम बोलेंगे परमेबिलिटी कांस्टेंट। यानी फ़र्ज़ कर लें आपने दरमियान में एयर रखी हुई थी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी वो थी म्यू नॉट बी नॉट। फिर आपने दरमियान में कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड एनहांस हो गई, उस मैग्नेटिक फील्ड को आपने बी का नाम दिया। कितनी एनहांस हुई, वो जो मल्टीपल है दैट मल्टीपल इज कॉल्ड परमेबिलिटी कांस्टेंट। और ये जो परमेबिलिटी कांस्टेंट है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है उस मटेरियल की नेचर पे जिसको आपने इंडक्टर के अंदर रखा है। सेम इसी तरह अगर हम एयर के केस में यानी ये कंसिडर करें कि दरमियान में कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं पड़ा हुआ, खाली स्पेस है, तो इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है उसको अगर हम एल नॉट से जाहिर करें और दरमियान में जब कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो उसकी इंडक्टेंस को एल से जाहिर करें, तो वो किसके इक्वल आएगी, इस प्रोडक्ट के इक्वल आएगी, कैपा एम। अब ये जो आपको कांस्टेंट नज़र आ रहा है कैपा एम, ये एक कैपा जो है ये कांस्टेंट का नाम है और ये बेसिकली क्या है, दिस इज़ परमेबिलिटी कांस्टेंट के एम, कैपा एम। ठीक है, अब इसमें जो एल नॉड है उसकी वैल्यू ये है। अगर आपको याद हो एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 15 जिसमें आपने मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, वो एक टॉपिक पढ़ा यस था सर। जिसमें हमने इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू फाइंड की थी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, स्मॉल एल। अब यहाँ पर इसको हम एल नॉट से जाहिर कर रहे हैं क्योंकि हमने दरमियान में फ्री स्पेस रखी हुई है यानी एयर रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो स्मॉल एन है, ये जो स्मॉल एन है ये जाहिर कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलिनॉइड या इंडक्टर। यानी अगर इंडक्टर की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को आप कैपिटल एन से जाहिर करें और टोटल लेंथ को स्मॉल एल से जाहिर करें, यानी फ़र्ज़ करें ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसकी टोटल जो लेंथ है उसको आपने स्मॉल एल से जाहिर किया हुआ है, तो फिर आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है उसका फॉर्मूला बनेगा कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल। ए जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो ये था सारा कुछ वही जो आप पहले पढ़ चुके हैं एफएससी में।
अच्छा, अब मेन हमारा जो आप समझ लें आज का टॉपिक है, दैट इज़ टोरॉइड। टोरॉइड क्या चीज़ है, मैं आपको एक आसान सी डायग्राम से इसको समझाता हूँ। जैसे अभी आपने इंडक्टर बनाया या सोलिनॉइड बनाया, इस तरह का होता है ना सोलिनॉइड, जैसे स्प्रिंग होता है, ऐसा ही है। जी सर। बेटा इसमें जो फ्रेम है या कोर है वो है सिलेंडर, यानी फर्ज कर लें इसके अंदर आपने ये सिलेंडर की शेप में कोर रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने वायर को वूंड किया हुआ है। लेकिन अगर यही सिलेंडर, या सॉरी सिलेंडर कह रहा हूँ, यही जो कोर है वो इस सर्कल की शक्ल में हो या रिंग की शक्ल में हो, तो इसके ऊपर जब आप वायर को वूंड करेंगे तो उसको हम सोलिनाइड नहीं कहेंगे, उसे हम टोरॉइड कहेंगे। जैसे कुछ इस तरह आपने इसके ऊपर वायर को वूंड कर दिया, यानी उसी सोलिनॉइड को पकड़ के अगर आप सर्कुलर शेप दे देते हैं तो समझे वो टोरॉइड बन गया। ठीक है। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है जो मैं बना रहा हूँ? यस सर। ओके, तो ये कुछ ऐसी शक्ल बनेगी। नाउ दिस इज टोरॉइड। पहले हमने एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की। करंट कैरिंग सोलिनॉइड के या जो इंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी, जो हम पहले एफएससी में कर चुके हैं। अब हम एक टोरॉइड की इंडक्टेंस की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। बस आपने गौर से बातें सुननी है और स्टेप वाइज इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें ये एक टोरॉइड है जिसका हम साइड व्यू या आधा हिस्सा कंसिडर कर रहे हैं। मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है आपके पास वो फ्रेम, या ऐसा करते हैं ये फ्रेम हम अच्छा करके बना लेते हैं। ये है आपके पास फ्रेम जिसके दो हम ऐसे छोटे छोटे सर्कल बनाते हैं, इसके ऊपर हम टोरॉइड जो है वो बनाएंगे। जी आपको समझ आ रही है ये क्या हो रहा है? ये ऊपर वायर है जिसको हमने वूंड किया हुआ है। जी सर। जब भी टोरॉइड आए तो जेन यही लगते हैं नीचे जो बेंड होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब देखें इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये करंट कैरिंग टोरॉइड है फर्ज करें, और ये पॉइंट है इसका सेंटर, ये जो मैंने ब्लू कलर में बनाया है ये है इसका इनर रेडियस, और ये डिस्टेंस है इसका आउटर रेडियस। इनर रेडियस को मैं स्मॉल ए से और आउटर रेडियस को मैं स्मॉल बी से जाहिर कर लेता हूँ। और फ़र्ज़ कर लें आप एक एवरेज रेडियस भी कंसिडर कर लें, उसके लिए मैं अलग से एक सर्कल बनाता हूँ। ये देखें, ये जो मैंने अभी अभी सर्कल बनाया है थर्ड वाला जो बिल्कुल सेंटर में है, फ़र्ज़ कर लें ये जो सर्कल है ये एवरेज रेडियस को जाहिर करेगा। दिस इज़ द एवरेज रेडियस, स्मॉल आर से मैं इसको जाहिर कर देता हूँ। ठीक है, सबको समझ आ गई इसकी? जी सर।
अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम, ओके, ये आपका टोरॉइड बन गया है। अब मैं ज़रा इस टॉपिक की तरफ आता हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें साथ साथ आपको बताते जाते हैं ताकि काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। ये देखें, मैंने स्मॉल आर नाम दिया था एवरेज रेडियस को। अब जानते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं। टोटल हमारे पास दो रेडियाई थे, इनर और आउटर। इनर को ए से और आउटर को बी से जाहिर किया था। जब आप इनका एवरेज लेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। टोरॉइड की जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको हमने एन से जाहिर किया हुआ है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको कैपिटल आई से जाहिर किया हुआ है। टोरॉइड के अंदर जिस तरह आपने सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात की, इसी तरह टोरॉइड के अंदर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जो मैंने अभी सोलिनॉइड बनाया था या इंडक्टर बनाया था यहाँ पर, ये आप देखें, इसमें आप देखें ना, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। तो जब आप इसी सोलिनॉइड को सर्कल की फॉर्म में बेंड कर लेंगे, तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपको यहाँ पर सीधी नज़र आ रही हैं, ये भी सर्कल की शेप इख्तियार कर लेंगी। ठीक है। सो टोरॉइड के अंदर, करंट कैरिंग टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो सर्कल की शेप में डेवलप होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, उसकी डेरिवेशन तो हम इस टॉपिक में नहीं कर रहे। आपको ये फॉर्मूला एज इट इज़ याद रखना चाहिए। अगर मैं आपका सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला रिवाइज करवाऊँ, तो वो आपने सेकेंड ईयर चैप्टर 14 में आपने एम्पेयर्स लॉ में बनाया था। ये, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलिनॉइड। इसमें स्मॉल एन का वही मतलब था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलिनॉइड, उसका फार्मूला ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसमें म्यू नॉट तो वही है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट फ्लो कर रहा है, और स्मॉल आर का मतलब है एवरेज रेडियस ऑफ द टोरॉइड। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला काम हमने क्या करना है, आपने ये जो सामने आप सोलिनॉइड बना हुआ देख रहे हैं ना, अब ये तो है टॉप व्यू आप कह लें, यानी सोलिनॉइड को बिल्कुल सामने से हम देख रहे हैं। अब मैं असल में चाह रहा हूं कि हम सोलिनॉइड का साइड व्यू लें। अब सोलिनॉइड का साइड व्यू कैसा होगा, ऐसा करते हैं, सोलिनॉइड को आधा आधा करके इसका साइड व्यू लेते हैं। वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये हम देख रहे हैं सोलिनॉइड को साइड से आधा करके। तो आपको साइड से जो सोलिनॉइड है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है। जो दरमियान में एवरेज रेडियस वाला सर्कल था ना, वो ये वाला है। ठीक है। ठीक है सर। और इसमें हमने करना ये है कि ये जो आपको साइड व्यू में ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है, इसको भी हमने कंसीडर करना है अपने इस टॉपिक में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टोरॉइड के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सर्कुलर होती हैं। अब वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, मैं अभी बना के आपको बता देता हूँ। ज़ाहिर बात है वो ऐसी होंगी कुछ इस तरह से। फर्ज कर लें, करंट की डायरेक्शन के लिहाज से मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन बन रही है, तो ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इस तरह। अब आप गौर करें, ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से तो पास कर रही है ना यहाँ से, ये देखें। अब जारी बात है कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स भी आ रहा है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स हमने फाइंड करना है। अब इसमें ऐसा करते हैं कि हम इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक थोड़ा सा हिस्सा इमेजिन कर लेते हैं, ये वाला। ये आप देख रहे हैं लाइट ब्लू कलर में मैंने इसको किया है। जी।
बेटा फर्ज कर लें जो एवरेज रेडियस था वो तो था स्मॉल आर, उसको आपने स्मॉल आर से जाहिर किया था। फर्ज कर लें ये वाला जो डिस्टेंस है इसे मैं डी आर से जाहिर कर देता हूँ, और जो वर्टिकल डिस्टेंस आपको ये वाला नज़र आ रहा है इसे मैं एच के साथ जाहिर कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस छोटे से पैच का एरिया क्या है, अगर मैं इसे डी ए से जाहिर करूँ तो इसका एरिया क्या होगा। मैंने ये आसानी के लिए रेक्टेंगुलर शेप का पैच बनाया है, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ यानी एच इंटू डी आर। ठीक है, जी ठीक है सर। जी ये बात सबको समझ आ गई है बाकी लोगों को? जी सर आ रही। ओके, अब हम आते हैं दोबारा से लिखी लिखाई बातों पे ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी कवर हो। ये देखें, ये है आपका डी ए एरिया जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। अब ये चूंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आप पहले से जानते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे बी डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना है, यहाँ देखें। जी अगर मैं वेक्टर एरिया बनाऊंगा तो मैं एक ऐसा वेक्टर बनाऊंगा जो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ 90 के एंगल पर है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी यही डायरेक्शन बन रही है। एरो चले आप उस तरफ कर दें, आप ये वाला वेक्टर एरिया कंसिडर कर लें, ये वेक्टर एरिया। ठीक है, लेफ्ट साइड एंड वाले को मैं मिटा देता हूँ, और ये वाला राइट एंड पे आप वेक्टर एरिया कंसिडर कर लें। ठीक है, ये वाला वेक्टर। अब आप देखें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों में एंगल कितना होगा, ज़ीरो। और जब दोनों में ज़ीरो एंगल होगा तो कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा, वन। और वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और डी ए इसकी जगह हमने लिख दिया एच इंटू डी आर जो पहले हमने लिखा था। और फिर हमने क्या किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी, और वो है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू पाई स्मॉल आर। अब एच जो है वो कांस्टेंट था, उसका इंटेग्रल से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। इंटेग्रल में सिर्फ डी आर डिवाइडेड बाई आर, ये जो वेरिएबल्स हैं वो बचेंगे। फिर जब आप इंटीग्रेट करेंगे ये तो लॉग, रेडियस। नेचुरल लॉग का फॉर्मूला बन रहा है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जारी बात है हमने जाना था, रेडियस को लेके जाना था इनर रेडियस से आउटर रेडियस की तरफ, यानी ए से बी की तरफ। तो फिर आप जब लिमिट लगाएंगे अपर माइनस लोअर, तो फिर डिवाइड करने वाला नेचुरल लॉग में डिवीजन वाला फॉर्मूला बन जाएगा, और वो बन जाएगा बी ओवर ए। ये बात सबको समझ आ गई है? जी सर ठीक है। जी ये आपके पास बन गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपको याद होगा जब हम सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसमें कुछ ऐसा आया था, एन फाई टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल करंट, या टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। अब यहाँ से सेल्फ जी इंडक्टेंस या इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन रहा है एन फाई डिवाइडेड बाय आई। सेम यही फॉर्मूला आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बस उसने फाई के नीचे छोटा सा एम लिखा हुआ है मैग्नेटिक को जाहिर करने के लिए। ठीक है, तो ऊपर जो फाई एम की वैल्यू आपने फाइंड की है टोरॉइड के लिए, उसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला बन जाएगा इंडक्टेंस का। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर इंडक्टेंस। अब इसमें आपको पता होना चाहिए म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कैपिटल एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड। एच जो है वो एक थोड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो आपने हाइट ली थी, एक साइड की लेंथ ली थी वो है, पाई कांस्टेंट है। बी जो है ये आउटर रेडियस है, और ए जो है ये इनर रेडियस है। मैं एक दफ़ा ये सारा टॉपिक जो है स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें तो ले सकें। नाउ दिस इज़ योर
इंट्रोडक्शन एंड दिस इज टोरॉइड। टोरॉइड में हमने ये वाली डायग्राम भी बनाई थी। मेरा ख्याल है जो मैंने डायग्राम बनाई है वो तो ज़्यादा अच्छी बन गई है गलती से। फिर ये हुआ और यहाँ आके ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।